है दिस इज एपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश में। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। गाइस ये है एसटी नंबर 53 और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी एसटी सॉल्व की हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 फ्लर्स का है। लिखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन to fill in the blank. The ethnographer's dash approach to field work yielded rich data but raised ethical concerns about cultural appropriation. So here we used an adjective. We have to use an adjective. Why? रीज़न ये है कि यहाँ पर एडजेक्टिव मुझे यूज करना पड़ेगा। अप्रोच नाउन है, अप्रोच के पहले यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। सो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव लगाना है। एमिट का मतलब होता है कि चीज़ निकलना, और एम्फेथेटिक मतलब होता है एम्फेथाइज करना, किसी से सहानुभूति या समानुभूति टाइप का रखना। तो ये भी हमारे पास वर्ड नहीं होगा। एमेटिक का मतलब बेसिकली हो सकता है ना टाइप ऑफ फीलिंग, या फिर बोलते हैं ओमिटिंग की फीलिंग होना, उसे भी हो गया, यहाँ पर नहीं होगा। एटिक। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। एटिक मीन्स होता है वे ऑफ डूइंग समथिंग। किसी चीज़ का कार्य करने की जो शैली होती है उसे हम इटिक बोलते हैं। ETIC इटिक। सो हेयर वी यूज ऑप्शन नंबर डी इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इटिक हो जाएगा। इटिक बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एक वर्ड सुन रखा होगा मॉडस ऑपरेंडी ना। मॉडस ऑपरेंडी, एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, एक होता है मॉडस विवेंडी। ठीक है। सो मॉडस विवेंडी तो समझ लीजिए पहले, ये एक नॉर्मल एग्रीमेंट होता है, टेम्परेरी एग्रीमेंट होता है, उसे मॉडस विवेंडी बोलते हैं, जिसपे कंपनियां काम करती हैं। और एक मॉडस ऑपरेंडी होता है जो किसी पर्सन या किसी कंपनी के कार्य करने की शैली होती है, उसे मॉडस ऑपरेंडी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। सो हियर वी यूज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एटिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें वही फिर से ही है, फिलर्स ही है, और इसमें हमें चूज करना है फॉलोइंग द क्रेडो टुगेदर वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ओके, सो यहाँ पर हमें यूज करना है अगेन द फैक्ट्री वर्कर्स लेफ्ट देयर वर्क एंड स्टेप्ड आउट, बाहर आ गए ऑफ द फैक्ट्री टू होल्ड प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए, किसके लिए? अगेंस्ट द हायर अथॉरिटीज़, उच्च पदाधिकारियों के लिए। सो यहाँ पर कैसे एकदम से बाहर से आए होंगे ना। सो यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा? अब एक एक वर्ड की मीनिंग देखिए। सबसे पहला वर्ड ए है इम्पैस। इम्पैस का मतलब होता है किसी चीज़ में हिंडर पैदा करना, डेडलॉक पैदा करना, गतिरोध पैदा करना। सो यहाँ पर गतिरोध नहीं होगा, एकदम से आए हैं, कुछ ऐसा दिखाना होगा। एन रूट का मतलब होता है ऑन द वे, ये भी नहीं होगा। एन रूट का मतलब क्या है? ऑन द वे है। एन मैस हो जाएगा, इज गोइंग टू बी राइट आंसर। एन मैस का मतलब होता है ऑल टुगेदर। सो यहाँ पर आंसर नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। एक्सपेक्टो मतलब होता है अकॉर्डिंग टू फैक्ट। सो फैक्ट अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर कहना ये चाह रहे थे कि एक प्रूफ है हमारे पास, टुगेदर वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, और इसी के तहत कंपनी जो वर्कर्स थे, फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे, वो पूरी की पूरी कंपनी से बाहर आ गए और धरना प्रदर्शन के लिए आ गए थे। तो एकदम से आ गए होंगे ना, इसलिए यहाँ पर हमें यूज करना होगा जो वर्ड एक ऐसा जो टोटल के रिप्रेजेंट करेगा। सो ऑप्शन नंबर एन मैस, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में लिखा है इन द प्रेजेंट सिचुएशन टीचर्स नॉट ओनली फेस क्रिटिसिज्म। मौजूदा हाल में, मौजूदा समय में ना केवल टीचर क्रिटिसिज्म फेस करते हैं बट आर ऑल्सो डैश। अब देखो बड़ा अच्छा है, ऐसे में थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ आपको। जब भी कभी ऐसे सेंटेंस यूज हो और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो तो उसमें आपको एडजेक्टिव चूज करना हो या फिर सेम वर्ड चूज करना हो तो ध्यान रखिएगा ये सब सेम रैंक वर्ड लेते हैं। यानी जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जिनको आप फैन वॉइस के तहत याद रखते हो वो सेम रैंक को कैरी करते हैं। अगर यहाँ पर क्रिटिसिज्म आया है इसका मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड आएगा। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि ये भी। सो यहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड आएगा। अब देखिए इतना तो आसान हो गया, नेगेटिव वर्ड कौन सा है चूज कर लेंगे। सो यहाँ पर क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, तो उसी जैसा यहाँ पर मिलता जुलता वर्ड आएगा। अब देखो कमेंडेड दे रखा है, ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट है। यहाँ पर देखिए थर्ड में कमेंडेड दे रखा है, जो कमेंडेड का मतलब होता है तारीफ करना, कमेंट का मतलब तारीफ करना है, प्रशंसा करना, तो ये तो उसके अगेंस्ट है, ये नहीं होगा। अपलॉड का मतलब तारीफ करना है, ये तो आगे इसके अगेंस्ट है, ये नहीं होगा। अप्रूव्ड का भी मतलब कहीं ना कहीं तारीफ करना है, हामी भरना होता है, एग्री करना होता है, ये भी नहीं होगा। सो डिराइडेड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। यहाँ पर डिराइड होगा क्योंकि डिराइड का मतलब होता है रिडिक्यूल करना, मॉक उड़ाना, किसी का डिसडेन करना है ना, लैम्पून करना। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा रूल या फिर थोड़ा सा वो सोचते हैं ना कि थोड़ा सा जानकारी के तहत हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आपको हर तरीके से बताएंगे और जैसे भी एग्जाम में आप सॉल्व करके आए अच्छे से करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में हमारे पास वैसे वही है फिलर्स का ये द लिटरेसी क्रिटिक्स। ठीक है, सॉरी द लिटरेरी क्रिटिक्स एनालिसिस ऑफ पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स चैलेंज द ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ नरेटिव स्ट्रक्चर एंड
अथॉरियल इंटेंट। अब देखिए यहाँ पर हमें चूज करना है द लिटरेरी क्रिटिक्स डैश एनालिसिस, कैसा एनालिसिस, उनका एक अच्छा या एक मतलब नहीं एक कार्य करने की शैली का टाइप यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करना होगा। सो ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पर भी एक आपको बेस्ट मेथड हो सकता है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है बेसिकली ऑर्डिनरी ना, रिलेटेड टू प्रोज बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब होता है ऑर्डिनरी, एक तो हो जाएगा ऑर्डिनरी, दूसरा होता है रिलेटेड टू प्रोज, है ना, रिलेटेड टू प्रोज। सो ऑर्डिनरी हो सकता है, ये भी यहाँ पर मीनिंग नहीं होगा, कोई ऑर्डिनरी वे में नहीं पूछ रहा है। एक बढ़िया वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है हरमेन्यूटिक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और यही आंसर हमारा होगा। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ बोल सकते हो ना इंटरप्रिटेशन, यानी किसी चीज़ की इंटरप्रेट करने की जो स्टडी होती है उसे हम हरमेन्यूटिक बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, हरमेन्यूटिक इज गोइंग टू बी राइट आंसर। फसाइल रिमार्क्स होते हैं, नॉट सीरियस हो जाएगा, ये सही होगा हमारे पास। फसाइल होता है नॉट सीरियस, है ना, फसाइल रिमार्क्स यूज कहते हैं नॉट सीरियस। और पेडांटिक कोई इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, उसे पेडांटिक बोलते हैं। हालांकि इसे हिंदी में बोलते हैं पांडित्यपूर्ण, और इंग्लिश में बोलेंगे टू मच अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स, है ना, जो बहुत ज़्यादा, वो तो पेडांटिक भी यहाँ पर नहीं होगा। फसाइल मतलब होते हैं नॉट सीरियस, मतलब फसाइल रिमार्क्स होते हैं, उल्टा सीध के रिमार्क्स होते हैं बिना सर पैर के, उनको भी बोलते हैं। और हरमेन्यूटिक इज गोइंग टू बी राइट आंसर, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, डिस्पाइट द डैश वेदर द फेस्टिवल वॉज ह्यूज सक्सेस। देखो यहाँ पर डिस्पाइट हो गया, इंस्पाइट हो गया, ये प्रपोजिशन होते हैं, और इन्हें हम बोल सकते हैं ना प्रपोजिशन ऑफ अपोजिट वर्ड दिखाने के लिए, अपोजिट बात को दिखाने के लिए वो यूज होते हैं, क्योंकि इन्हीं के इक्विवेलेंट कंजंक्शन होते हैं, दो, ऑल दो, इवन दो, याद रखिएगा ये प्रपोजिशन है। सो यहाँ पर हमें यूज करना डिस्पाइट द डैश वेदर द फेस्टिवल वॉज अ ह्यूज सक्सेस। अब इधर हमारे पास पॉजिटिव बात आई है ना, फेस्टिवल वॉज अ ह्यूज सक्सेस, बहुत अच्छे तरीके से सफल हुआ, तो इसका मतलब इधर हमें यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा। अब टेम्परेट तो नेगेटिव दिखाता नहीं, टेम्परेट का मतलब होता है नॉट वेरी कोल्ड, नॉट वेरी हॉट, यानी एवरेज टेम्परेट जोन होता नहीं है, तो एवरेज बोल सकते हो, है ना। बामी का मतलब होता है बड़ा अच्छा, है ना, जेंटल जिसे बोलते हैं, और माइल्ड का मतलब होता है ना बिल्कुल माइल्ड है, हल्का फुल्का है, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव मीनिंग कुछ नहीं आ रही है। इंक्लीमेंट यहाँ पर हो जाएगा ना, इंक्लीमेंट का मतलब होता है ना बिल्कुल अनप्लीजेंट टाइप का कोल्ड हो, यानी बहुत ही ना जैसे कोल्ड ऐसा हो, स्ट्रॉन्ग ऐसा हो जो अनप्लीजेंट हो, है ना, सॉरी स्ट्रॉमी ऐसा हो जैसे बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा हो, बहुत ज़्यादा हवा आ रही हो, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब टाइप का हो, वो उसे इंक्लीमेंट वेदर बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, फिफ्थ का ए हो जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा तरीका है, ऑप्शन एलिमेंट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 6 नंबर लिखा है सी वॉज एबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द जजेस विद हर इंटेलेक्ट एंड, फिर से देखो वही रूल अपना ये एंड आ गया है, एंड के बाद यहाँ पर सेम वर्ड आएगा जैसा इंटेलेक्ट आया है। अब इंटेलेक्ट का मतलब होता है ना किसी को बोलते नहीं बुद्धि का यूज करना, बुद्धि का यूज करना, उसे इंटेलेक्ट बोलते हैं ना। और डिमेन्योर जानते हो ना यहाँ पर लिखा वर्ड, सो यहाँ पर आएगा एडजेक्टिव, क्योंकि डिमेन्योर भी हमारे पास नाउन आ गया, सो ऐसा वर्ड लगाइए। अब रेपेलेंट तो हो जाएगा इसका ठीक उल्टा, रेपेलेंट का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट करना, और हमें अट्रैक्ट करने के सेंस में लगाना है, इंटेलेक्ट और इंट्रैक्ट के सेंस में। देखिए तो रेपेलेंट का मतलब होता है किसी का विरोध करना है ना, अगेंस्ट जाना, रेपेलेंट बोलते नहीं, रिपेल फैक्टर उसी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। बीविचिंग का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, किसी को मंत्रमुग्ध करना, मेस्मराइज करना। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, क्योंकि पॉजिटिव इधर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर लिखा है रिपग्नेंट मतलब घृणा होती है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और रिवोल्टिंग मतलब विद्रोह होता है, ये भी घृणा नेगेटिव होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 का बी। 7 बढ़ते हैं, डिस्पाइट द, फिर से आ गया 7 में, डिस्पाइट द डैश चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन। ठीक है, यात्रा, एक्सपीडिशन का तो यात्रा होता है। द टीम मैनेज टू रीच देयर डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए आना बोलते ना योग्य रही या फिर सफल रही। तो देखो इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमें नेगेटिव देना पड़ेगा। अब नेगेटिव यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, तो नेगेटिव देख लीजिए कौन सा वर्ड है। इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसका कोई महत्व ना हो, तुच्छ हो, उसे बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट। तो इनसिग्निफिकेंट यहाँ पर चैलेंजेस के सेंस में नहीं लगाएंगे। नेग्लेजिबल नहीं हैं, चैलेंजेस हैं, तभी तो यहाँ पर लगाएंगे नेगेटिव। ट्राइबल छोटे होते हैं तो ये कोई नहीं होगा। फॉर्मिडेबल भयावह, बहुत बड़े, है ना। सो डिस्पाइट द फॉर्मिडेबल चैलेंजेस, है ना, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होने के बावजूद भी जो टीम थी वो अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में सक्षम रही। तो यहाँ पर फॉर्मिडेबल हो जाएगा, फॉर्मिडेबल चैलेंजेस, है ना, बहुत बड़े बड़े होते नहीं, फॉर्मिडेबल टास्क, बहुत भयावह टास्क उसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, बहुत आसान से क्वेश्चन है, अगर फिर भी किसी को डाउट रहे तो फिर पूछ सकता है। एज दी हाइकर्स वेंचर्ड, जैसे आगे ना हाइकर्स जो होते हैं, जो पैदल यात्री होते हैं, जो लंबे दूरी तय करते हैं, उनको हाइकर्स बोलते हैं। एज दी हाइकर्स वेंचर्ड इनटू द डेंस फॉरेस्ट द साउंड्स ऑफ सिविलाइजेशन फेडेड अवे। फेडेड अवे मतलब होता है कम हो जाना, जैसे जैसे आगे बढ़े, आगे बढ़ने के सेंस में फर्दर
सॉरी फार्दर लगाते हैं ना, फार्दर जो है वो डिस्टेंस के सेंस में लगाते हैं, FARTHER। फार्दर मीन्स होता है मोर डिस्टेंट, ठीक है। तो जब भी आप एडिशनल सेंस में लगाइएगा कुछ तो फर्दर लगाइएगा। फर्दर क्या है, अमाउंट को ऐड करता है ना, डिग्री मैग्नीट्यूड को ऐड करता है, तो उसे हम फर्दर बोलते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस में लगाना हो तो उसे हम फार्दर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन इलॉजिकल हैं क्योंकि फादर यहाँ पर नहीं होगा और फीदर पंख यहाँ पर भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, फादर सॉरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वी मस्ट डैश ऑन आवर स्पिरिचुअल जर्नी बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पिलग्रिमेज। सो यहाँ पर हमें चूज करना है, वी मस्ट डैश ऑन आवर स्पिरिचुअल जर्नी बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, पहले समझ लो द ग्रेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ पिलग्रिमेज, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, स्टार्ट करने के सेंस में आ रहा है, वी मस्ट डैश ऑन आर स्पिरिचुअल जर्नी की यात्रा की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए इम्बार्क को लगाते हैं, इम्बार्क ऑन, और इम्बार्क के साथ प्रिपरेशन ऑन आता है, याद रखिएगा। इम्बार्क ऑन का मतलब होता है बेसिकली टू बिगिन समथिंग, है ना, टू बिगिन, टू गेट ऑन अस बोल सकते हो, शिप बोल सकते हो, या ट्रिप बोल सकते हो, है ना। तो वी मस्ट इम्बार्क ऑन, याद रखिएगा, ऑन की वजह से यहाँ पर और इम्बार्क मजबूत हो जा रहा है। सो इम्बार्क ऑन स्पिरिचुअल जर्नी। एम्बिटर का मतलब बेसिकली होता है टू मेक समवन फील एंग्री, एम्बिटर होता है, ये नहीं होगा हमारे पास। और एम्ब्रेस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना या गले लगाना, आलिंगन करना। लॉन्च का मतलब लॉन्च करना हो, यहाँ लॉन्च कोई मिसाइल नहीं है जो लॉन्च की जाएगी, यहाँ पर वी मस्ट इम्बार्क ऑन आर स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर, आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट आर डे टू डे इंटरेक्शंस, ठीक है, थ्रू आउट आवर डे टू डे इंटरेक्शंस। चलिए 10 नंबर देखते हैं। थ्रू आउट आवर डे टू डे इंटरेक्शंस देयर आर डैश व्हेन वी माइट चूज टू कीप सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू आवरसेल्व्स। कुछ ऐसे समय आते हैं, तो यहाँ पर टाइम्स की बात कर रहे हैं, टाइम्स हो जाएगा आसान से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थ्रू आउट आवर डे टू डे इंटरेक्शंस देयर आर टाइम्स व्हेन वी माइट चूज टू कीप सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू आवरसेल्व्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शी वॉज डैश व्हेन शी पॉइंटेड आउट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन टू हर मैनेजर। अच्छा, सी वॉज डैश, वो थी, सी वॉज डैश, है ना, ये बताना है आपको, तो वो थी। व्हेन शी पॉइंटेड आउट, क्या थी, चूज करना है आंसर आपको। सी वॉज रेटिसेंट, वो कम बोलने वाली थी। इनहेबिटेड मतलब वो अवरोध थी, चिंतित थी, क्या थी, कैंडिड या क्लियर थी, या लैकोनिक या कम बोलती थी। सो सी वॉज कैंडिड, वो स्पष्ट थी इस बात को लेकर। व्हेन सी पॉइंटेड आउट, जब उसने पॉइंट आउट किया डिस्क्रिमिनेशन को अगेंस्ट वीमेन टू हर मैनेजर, ठीक है। सो उस समय वो एकदम स्पष्ट थी इस बात को लेकर। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंडिड हो जाएगा ना, स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। लैकोनिक कम बोलने वाला होता है, रेडिशेंट और लैकोनिक एक दूसरे के साइन हो सकते हैं। लैकोनिक का हालांकि एक मीनिंग ये भी हो सकता है बहुत ही कम शब्दों में अच्छी अपनी बात को रिप्रेजेंट करना, ब्रीफ वे में, तो उसको भी बोल सकते हैं। इनहेबिटेड मतलब होता है ना अवरोध करना। सो यहाँ पर ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, कैंडिड हो जाएगा, आंसर नंबर सी। 12 नंबर का लिखा है आगे, द ड्राउनिंग फिशरमैन वेव्ड हिज हैंड, है ना, जो हैंड से, जो डूबता हुआ फिशरमैन था मछुआरा, वो अपने हैंड्स को हिलाया। ऐसे ही बोलते नहीं है कि वेव करना, वो तो नहीं है, ऊपर हवा में हाथ रेज करना। सो द ड्राउनिंग फिशरमैन वेव्ड हिज हैंड्स डैश टू गेट द अटेंशन ऑफ द रेस्क्यू टीम। बड़ा अच्छा वर्ड है यहाँ पर। सो कैसे अपना हाथ रेज किया होगा, बहुत ही आसान तरीके से, स्ट्रांगली मजबूत तरीके से, या फिर ना सॉफ्टली बहुत ही आराम तरीके से, या फिर पोरली बहुत ही बेकार तरीके से, या फिर फ्रेनेटिकली, हाँ फ्रेनेटिकली हो जाएगा क्योंकि फ्रेनेटिक जो बना है वो फ्रेनेटिकली बना है, फ्रेनेटिक से। और फ्रेनेटिक का मतलब होता है ना बेसिकली चिंता हो जाना, चिंता वरी, जब आप डूबने लगते हो ना उसे, मतलब कोई भी इंसान है, जो कोई भी एनिमल, इंसान जो भी है, लिविंग बीइंग अगर डूबता है तो वो ना बड़ा, जैसे नदी पानी कहीं पर हो तो फ्रेनेटिक टाइप का हो जाता है ना, चिंता और जल्दबाजी के सेंस में लगाता है। तो कुछ यहाँ पर ऐसा वर्ड यहाँ पर चूज करना होगा। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इज गोइंग टू बी फ्रेनेटिकली, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, इन अ एक्सट्रीमली वरीड वे। सो एक्सट्रीमली वरीड वे में बताया उसने स्टैट्स में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शी डिसाइडेड टू गो ऑन और एन डैश वेकेशन, उसने डिसाइड किया वेकेशन जाने पर, कैसे वेकेशन पर, जो रिक्रिएशनल हो, है ना, और क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी रिक्रिएशनल, मतलब जो एंटरटेनमेंट टाइप का हो, मनोरंजन टाइप का हो, मनोरंजन संबंधी हो, वहाँ पर जाना चाह रही। सो रिक्रिएशनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
परपेचुअल जो लगातार फैला हो, नोटोरियस मतलब कुख्यात है, एक्सपेंडेबल मतलब बहुत ज़्यादा विशाल, तो यहाँ पर ये नहीं होंगे कोई भी वर्ड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर लिखा है द डिप्लोमेट्स डैश मैनर हेल्प्ड इन डिफ्यूजिंग द टेंशन। डिफ्यूज का मतलब ख़त्म करना होता है। द टेंशन बिटवीन द टू कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, जो विरोधी पार्टीज थी उनके बीच के जो डिफरेंसेस थे उनको कॉन्फ्लिक्ट उनको डिफ्यूज़ करने के लिए जो डिप्लोमेट्स का कोई तरीका, डिप्लोमेट्स यहाँ पर मैनर, ठीक है। सो कैसा मैनर, अब यहाँ पर सो कंसिलिएटरी मैनर है, बिल्कुल आसान सा वर्ड है, ऑप्शन नंबर सी कंसिलिएटरी है ना। कंसिलिएटरी का मतलब जानते हो ना, कंसिलिएट करना, समझौता करना। सो समझौता से संबंधित है, एग्रीमेंट से संबंधित है। सो कंसिलिएटरी आपका बढ़िया वर्ड हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल ईजी सा वर्ड है। बाकी वर्ड देख सकते हो। कन्फ्रंटेशनल का मतलब होता है जो बेसिकली डील करे एग्रेसिवली। अगर एग्रेसिवली डील करते तो फिर ये डिफ्यूज नहीं कर पाते, तो ऑप्शन नंबर ए तो ख़त्म हो जाएगा। एब्रेसिव का भी मतलब लगभग वही है, रफ और खुदरा, या फिर बोलते नहीं है रूखा शिष्ट, ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कंसिलिएटरी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, बिल्कुल इजी है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। इंडिफरेंट का मतलब उदासीन होता है, ये नहीं होगा यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर 14 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में लिखा है द शी एंटिसिपेट्स, उसने अंदाज़ा लगाया, द रिपोर्ट्स डन बाय सैटरडे, सी रिपोर्ट एंटिसिपेट्स सैटरडे हैविंग द रिपोर्ट्स डन, हाँ करवा लेगी बाय सैटरडे तक। सो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब यूज की जाएगी। पॉजिटिव वर्ब हैव होती है, सो हैव के यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा दोगे, वही होगा ही होगा यहाँ पर, ठीक है। हैव की आईएनजी फॉर्म होगी यहाँ पर। और क्या है, सी हैज़ नहीं, सी हैविंग, ठीक है। हैविंग इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर हैविंग हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ब लगेगी, बड़े आसान है। 60 नंबर देखिए। आफ्टर completing higher studies and gaining entrepreneurship training at IIM Ahmedabad, Pratik felt a strong towards uplifting the agricultural sector in his home state. Felt strong murmuring, ठीक है, बोलते नहीं felt strong murmuring, इसका मतलब एक टाइप का हाँ और क्या, मर्मरिंग ही लगेगा यहाँ पर। आफ्टर कंप्लीटिंग हायर स्टडीज एंड गेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग एट IIM अहमदाबाद, प्रतीक फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग, हॉबी तो नहीं होगा, आदत होगी, हॉबी तो यहाँ पर आंसर नहीं होगा। कॉलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का बोल सकते हो ना, कुछ पहल टाइप का या फिर कुछ बुलावा टाइप का, ऐसा भी कुछ नहीं है। एलिंग का मतलब चिल्लाना होता है, ये भी नहीं होगा यहाँ पर। मर्मरिंग वो यूज कर सकते हैं। आई थिंक मरमरिंग का यूज तो बेसिकली हम भरमनाने के सेंस में लगाते हैं, भरमनाने के सेंस में लगाते हैं, मनी मन कुछ सोचने के सेंस में लगाते हैं। सो मेरे हिसाब से तो यह मीनिंग आएगा, फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग मरमरिंग टूवर्ड्स अपलिफ्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर इन हिज होम स्टेट। मैंने ऐसा सोचा है ना, बुदबुदाया, ऐसे ही यूज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर यूज करेंगे। बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन से नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। The CEO has a dash effect on the future of the company which includes global expansion। अच्छा, बहुत बड़ा इफेक्ट है ना, ब्रॉड सेंस में इफेक्ट है, क्योंकि एक्सपेंशन से ऐसा सेंस आ रहा है यहाँ पर, कोई ब्रॉड सेंस में लगेगा। सो ग्रैंड का मतलब बहुत विशाल, मतलब ग्रैंड पार्टी हो सकता है ना, वो तो अच्छी बोल सकते हो ना, एकदम एक्सपेंसिव वाली, सॉरी एक्सपेंसिव वाली। ब्रॉड का मतलब बड़ा होता है, फार रीचिंग गोल होते हैं, फार रीचिंग इफेक्ट होता है, बहुत दूर का है ना, उसे फार रीचिंग इफेक्ट बोलते हैं। सो द CEO हैज़ अ फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ द, है ना। गॉर्जियस मतलब अच्छा लुक होता है, ये भी नहीं होगा। सो ब्रॉड ग्रैंड कुछ भी नहीं होंगे। फार रीचिंग के आगे ये सब वर्ड फीके पड़ जाएंगे। फार रीचिंग इज गोइंग टू बी राइट आंसर। फार रीचिंग गोल्स, फार रीचिंग इफेक्ट, ये सब होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू Kerala on vacation, but I have no special plans. I will stay home and goof ऑफ, ये बड़ा अच्छा वर्ड है ना। मैं घर पे रहूँगा और कुछ अच्छा मतलब को ना कुछ काम करने से अवॉइड करूँगा, यानी काम नहीं करूँगा, एकदम आराम से तसल्ली में घर पे रहेंगे और बिंदास एंजॉय करेंगे, ये कह रहा है। तो goof ऑफ का मतलब बेसिकली यही होता ही है, टू अवॉइड डूइंग एनी वर्क। goof ऑफ, goofing बोलते नहीं, goofing ऑफ उसी को बोलते हैं, टू अवॉइड डूइंग एनी वर्क। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। पिच इन का मतलब होता है बिगिन टू वर्क, यहाँ पर काम करना नहीं है, कह रहा है हम नहीं जाएंगे लेकिन हम घर पे रहेंगे और इंजॉय करेंगे, कोई काम हम नहीं करेंगे। आयरन आउट का भी मतलब होता है रिजॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसे आयरन आउट का बोलते हैं। और स्लिप अप का मतलब होता है ना मिस्टेक करना, तो यहाँ पर ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये ए बी सी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड goof ऑफ। goof ऑफ मतलब होता है टू अवॉइड डूइंग एनी वर्क। 90 नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
लिखा है डैश मेन एंड वुमेन आर पेड इक्वली इन द लेबर फोर्स एंड देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन जेंडर, वुमेन्स वर्क इन द हो विल हैव नो वैल्यू। अच्छा, कह रहा है जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक औरतों का जो काम है घर पर उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उस काम की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखाना है हमें, और कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट हमारे पास यहाँ पर लगाइए। और लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव वर्ड भी होना चाहिए कि जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक ऐसा इक्वली पेड नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे कंडीशन प्लस नॉट के साथ हमारे पास अनलेस आता है ना। कंडीशन प्लस नॉट के साथ अनलेस आता है, क्योंकि अनलेस बराबर होता है इफ़ नॉट, है ना, इफ़ नॉट इस टाइप्स में। सो इफ़ नॉट अगर हम लगाना चाहें तो ऐसे लगाएंगे, इफ़ मैन एंड वुमेन आर नॉट पेड, तब सही हो जाएगा। और उसकी जगह पर आप अनलेस यूज कर लो। सो अनलेस मैन एंड वुमेन आर पेड, और अनलेस अनटिल के साथ आपको पता है नॉट लगाते नहीं, क्योंकि नॉट इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सो अनलेस के यहाँ पर यूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए। अब तक येट, फिर भी, ऑल्दो, यद्यपि, ठीक है। ऑल्दो भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इसके साथ नॉट लगाते हैं फिर भी, लेकिन ऑल्दो यहाँ नहीं सही होगा, ठीक है। ऑल्दो का मतलब था कंट्रास्ट दिखाना है, यहाँ पर कंट्रास्ट है नहीं, कंट्रास्ट नहीं दिखाना है। यहाँ पर कंडीशन बताई जा रही है कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उनके जो काम है, औरतों के जो काम है घर पर, या जो घर के काम काज हैं, उनकी वैल्यू नहीं रहेगी। जो वो बहुत मेहनत करती हैं, वाकई में बहुत मेहनत करती हैं, एक स्ट्रॉन्ग पिलर होती हैं आपके होम का। सो वी मस्ट रिस्पेक्ट देयर वर्क, है ना, एज वेल। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में हमें चूज करना है, अगेन फिलर्स के हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फिलर्स के थे। लिखा है ही सफ़र्स फ्रॉम डैश पेन, पेन के सेंस में आप एक्सक्रूसिएटिंग पेन लगाया करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ज़्यादा कलोकेशन में यूज भी होता है। एक्सक्रूसिएटिंग पेन, एक्सक्रूसिएटिंग मतलब होता है एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द बोलते हैं, जिसे एक्सक्रूसिएटिंग बोलते हैं ना, अधिक दर्द वाला। एक्सटर्नल बाहरी होता है, कोई तेज होता है, ऑकवर्ड मतलब तुका होता है या फिर अजीबोगरीब होता है। सो यहाँ पर एक्सक्रूसिएटिंग, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 20 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते 21 में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ईयर वर अनेबल टू स्कोर गुड मार्क्स, क्यों? ड्यू टू देयर डैश नेचर, कैसे नेचर के लिए? तो नॉन चैलेंट हो जाएगा, जैसे बोलते हैं नॉट फीलिंग सीरियस, है ना, या शोइंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग, उसे नॉन चैलेंट बोलते हैं। सो नॉन चैलेंट हो जाएगा यहाँ पर। नॉन चैलेंट मतलब कोई किसी चीज़ की तरफ पर्टिकुलर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही बस यूँ ही कर लेते हैं, उसे बोलते हैं नॉन चैलेंट। डिलिबरेट का मतलब जानबूझकर होता है। एंथुजियास्टिक मतलब वो एक्साइटेड होता है। कंसर्न मतलब थोड़ा सा चिंतित होते हैं उस चीज़ को लेकर। अगर चिंतित हों, एंथुजियास्टिकली कुछ करें, डिलिबरेटली कुछ करें तो अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव बताया गया। सो नॉन चैलेंट इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अरुण एंड हिज फ्रेंड्स, अरुण और उसके दोस्त, आर लाइक डैश, दे ऑलवेज एग्री ऑन एवरीथिंग। अच्छा, वो हमेशा एक दूसरे से एग्री करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू पॉट्स इन अ किचन। अच्छा, ये ईडियम यूज करना है। टू पॉट्स इन अ किचन नहीं होता है, टू पॉट्स इन अ पॉड होता है, ठीक है। टू पीज इन अ पॉड होता है, सॉरी। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। टू पीज इन अ पॉड मतलब होता है लुक एक्सट्रीमली सिमिलर, है ना, वो टाइप है, या लुक सिमिलर टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड टू पीज इन अ पॉड। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, टू पीस इन अ पॉड। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये ईडीएम को कंप्लीट करने के लिए वर्ड आते हैं। सीजीएल मेंस में भी ईडीएम कंप्लीट करने के लिए आए हैं, और सीपीओ मेंस में भी ईडीएम को कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो याद रखिएगा, टू पीस इन अ पॉड होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में लिखा है हमारे पास, डिस्पाइट, फिर से आ गए, देखो डिस्पाइट आ गए। डिस्पाइट इनिशियल प्रॉब्लम्स द प्लान हैज़ बीन अ डैश सक्सेस, है ना, बढ़िया सक्सेस रहा। इसका मतलब कैसा? ये नेगेटिव है तो इधर में पॉजिटिव देना है, पॉजिटिव देना है ना, इस टाइप में। अब देखो लाउड का मतलब तेज होता है, यहाँ पर नहीं होगा। रॉरिंग सक्सेस होता है, दहाड़ता हुआ सफल हुआ, है ना। रॉरिंग का मतलब होता है दहाड़ना, तो दहाड़ते हुए सफल हुआ, ये बढ़िया है। साउंडिंग मतलब आवाज़ देना, साउंडिंग। क्रैकिंग मतलब क्रैक करना, ये भी नहीं होगा हमारे पास। साउंडिंग, सॉरी, रोरिंग हो जाएगा ना, रोरिंग सक्सेस, है ना। सी गॉट या ही गॉट रोरिंग सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता पाई, उसे रोरिंग सक्सेस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द डैश नेचर ऑफ द प्रपोजल लेड टू एक्सटेंसिव डिस्कशंस एंड डिबेट्स अमंग द कमेटी मेंबर्स। ठीक है, द डैश नेचर ऑफ द प्रपोजल का डैश नेचर, कैसा नेचर, यही हमें दिखाना है यहाँ पर आंसर। कंटेंशियस हो जाएगा और क्या, झगड़ालू टाइप का, विवादित टाइप का। तो विवादित टाइप का प्रपोजल होगा, उसी पर तो एक्सटेंसिव डिस्कशन होगा, डिबेट्स होगा। ट्रांसपेरेंट जो क्लियर हो उस पर डिस्कशन कहेगा। एग्रीएबल हो तो डिस्कशन कहेगा। सिंप्लिसिटिक हो तो डिस्कशन कहेगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो आसान है, ऑप्शन नंबर 24 का डी हो जाएगा। कंटेंशियस हो जाएगा, कंटेंशियस, है ना।
थोड़ा सा विवादास्पद था, इसलिए वहाँ पर डिस्कशन लंबा हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द आर्टिस्ट डैश यूज़ ऑफ कलर मेड द पेंटिंग बोरिंग एंड डल। अच्छा, बोरिंग एंड डल की बात कही जा रही है, तो फिर ख़राब यूज़ किया गया होगा, है ना, ख़राब यूज़ किया गया होगा बोरिंग एंड डल। तो यहाँ पर ड्रैब इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अच्छा है, नीरस है ना, नीरस, ड्रैब, ड्रैब यूज़। वाइब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, लाइफ वाला होता है, अच्छा होता है, एनर्जी वाला होता है तो अच्छा लगता है। एक्सेप्शनल, वेरी अनयूजुअल होता है। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग जानते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 का, ड्रैब, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ड्रैब को हालांकि एक नाउन के रूप में यूज करते हैं। ड्रैब्स ऑफ द सोसाइटी मतलब सोसाइटी के कूड़ा करकट उन्हें बोलते हैं, जो ख़राब लोग होते हैं उनको बोलते हैं। 26 में आ जाते हैं। 26 में लिखा है कि द डेटा फ्रॉम द लेटेस्ट स्टडीज़ डैश अ शार्प राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, डेटा की बात जब भी बात करेंगे तो डेटा अब मॉडर्न इंग्लिश में हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो चुका है, यानी जब भी ये सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों ले लेगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन की। आप ध्यान दीजिएगा कि डेटा अगर कई सारी कंपनियों से मिलकर ऐसे बना है, कई सारे फैक्ट से बनकर, कई सारे फैक्ट दिखाए गए हैं, कई सारे रिसोर्सेज दिखाए गए हैं, और उन सभी रिसोर्सेज के लिए डेटा वर्ड यूज़ किया गया है तो प्लूरल हो जाएगा, किसी एक के लिए तो सिंगुलर हो जाएगा। द डेटा फ्रॉम द लेटेस्ट स्टडीज़, है ना, हाल ही स्टडीज़ में जो दिखाया गया है वो डेटा सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शो ना होकर शोज हो जाएगा। अच्छा, दोनों ऑप्शन है तो विशेष ध्यान दीजिएगा, फिर सिंगुलर ही लगाइएगा जब भी किसी को रेफर ना किया जाए एक से ज़्यादा को, तो शोज हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, शोज। ठीक है, आर बीइंग शो नहीं होगा तो गलत ही है, ग्रामेटिकली गलत है। हैव बीन शोइंग ये भी गलत है ना, ऐसा कुछ होता नहीं, हैव बीन के साथ शोइंग, यहाँ पर कोई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं लगाएंगे, सो यहाँ पर डी हो जाएगा, शोज। द डेटा फ्रॉम द लेटेस्ट स्टडीज शोज अ शार्प राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स। आगे बढ़ते हैं, 27 देखते हैं। 27 में लिखा है द ओल्ड लाइब्रेरी हैड डैश शेल्व्स। ठीक है, डैश बुक्स एंड डैश कॉर्नर्स वेयर स्टूडेंट्स कुड स्टडी इन पीस सराउंडेड बाई हिस्टोरिकल नॉलेज। बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसमें हमें कौन सा चूज करना है। देखिए, द ओल्ड लाइब्रेरी हैड डैश had dash and dusty books and quiet concerns corners where students could study in peace surrounded by historical knowledge. 27 shows the library had dash shelves. shelves में ताक होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर बॉक्स होते हैं जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं। डैश बुक्स एंड डैश कॉर्नर्स, ऑप्शन नहीं वेट हो रहे हैं यहाँ पर, कुछ क्वाइट नहीं होगा, डस्टी नहीं होगा, डस्टी शेल्फ्स नहीं, थोड़ा सा देखिएगा। 37 में क्वाइट, डस्टी, टावरिंग, डस्टी, क्वाइट, हाँ, क्वाइट कॉर्नर्स को लेकर आप कर सकते हो ऑप्शन। बहुत ज़्यादा फिट तो ऑप्शन नहीं फिट हो रहे हैं इसके सारे भी ऑप्शन, मतलब हमें जो लगता है सारे ऑप्शन थोड़ा सा ऑड ही हैं, बट अगर आप कॉर्नर्स को लेकर बात करें तो क्वाइट कॉर्नर हो सकता है जहाँ पर वो बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं शांति से, तो क्वाइट जो है थोड़ा सा इसमें कॉर्नर्स के लिए ज़्यादा जा रहा है, सो क्वाइट को देखते हुए हम ऑप्शन नंबर डी जा सकते हैं, टावरिंग, डस्टी एंड क्वाइट। सो द ओल्ड लाइब्रेरी हैड टावरिंग शेल्फ्स। अच्छा, ऊँचे ऊँचे शेल्फ्स हैं, बड़े बड़े शेल्फ्स हैं, और डस्टी बुक्स, डस्टी बुक्स मतलब पुरानी पुरानी किताबें हैं, यहाँ पर धूल भरी किताबें हैं, पुरानी किताबें, एंड डैश कॉर्नर्स और शांति वाला एरिया है, वेयर स्टूडेंट्स कुड स्टडी इन पीस सराउंडेड बाय हिस्टोरिकल नॉलेज। अच्छा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में लिखा है कि हर डैश एटीट्यूड टूवर्ड्स हर कलीग्स मेड हर अ बिलव्ड टीम मेंबर। अच्छा, डैश टीम, अच्छा है, अच्छा ही में जो क्या बोलते हैं, अच्छा बिहेवियर होगा, है ना, अच्छा एटीट्यूड होगा, तभी तो बिलव्ड कर दिया उसे। सो यहाँ पर आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा। अपैथेटिक मतलब होता है निराशा, नेगेटिव, इंडिफरेंट मतलब नेगेटिव, बेलिजरेंट मतलब आक्रामक, नेगेटिव। सो ऑप्शन नंबर डी, कार्डियल होता है। कॉर्डियल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, फ्रेंडली, है ना, इसे बोलते हैं कॉर्डियल, रिलेटेड टू हार्ट भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। आई एम गोइंग टू गेट एन ईमेल विथ मोर डिटेल्स। अच्छा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन टैग यूज करना था, तो क्या हो जाएगा, बड़ा आसान सा हो जाएगा, आर एंड आई, क्योंकि एम नॉट का आर एंड आई नेगेटिव बनता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आर एंड आई, ऑप्शन नंबर सी, आर एंड आई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। याद रखिएगा, आई एम, जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू अमेरिका, तो एम एंड आई नहीं बोलेंगे, आर एंड आई बोलेंगे। ठीक है, आर एंड आई, क्योंकि नेगेटिव में क्वेश्चन टैग आई एम का आर एंड आई होता है, आर एंड आई, आर एंड आई, याद रखिएगा। और पॉजिटिव में एम आई भी होगा, एम आई ही होगा, एम आई, है ना, इस टाइप में एम आई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में हमारे पास जम्बल्ड है। जम्बल्ड करने के तरीके मैंने आपको कई बार क्लास में बताया, हमेशा पेयर बनाने की कोशिश किया करिए और एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढा करिए जो पूरे सेंटेंस को पैसेज को इनिशिएट करे। उसे स्टैंड अलोन सेंटेंस बोलते हैं बेसिकली, और वो पूरे पैसेज को इनिशिएट करेगा। उसमें कोई ना कोई नाउन या किसी न किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा होगा या फिर कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जा रहे होंगे जहाँ से ऐसा सेंस आएगा कि ये सेंटेंस को या पैसेज को इनिशिएट कर रहा है। वही स्टेट हमारा, वही सेंटेंस हमारा पहला वर्ड हो जाएगा। और उसके बाद उसको फॉलो करें, उसको पेयर बनाइए और पेयर बना के सीधे एक पेयर बने, जैसे किसी का भी पेयर बने, सीधे आंसर आप ऑप्शन देखिए जिसमें बैठा हो वही आंसर आप चूज कर लीजिए, तो इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। आप अब देखिए यहाँ पर हमें 30 में क्वेश्चन लिखा है। पहले में लिखा ओ में एज इट वॉज। अब देखो एज इट वॉज लिखा है, एज इट वॉज जैसे कुछ ऐसे वर्ड आ जाए तो इसका मतलब पहले ऐसा कुछ बताया गया है। द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, ठीक है, द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग आ गया, ये भी कुछ बताया गया है, तो ये भी तो नहीं होना। द सिटी वॉज, सॉरी द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, हाँ सिटी बस ओवर क्राउडेड थी। इसके बाद यहाँ पर लिखा एंड दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी, और ये अवसर दिया किसको, टू द पिक पॉकेट्स, अच्छा चोरों को, जो पिक पॉकेट्स होते हैं, जो पॉकेट मार्स होते हैं, उनको मौका दिया टू ट्राई देयर स्किल, अपनी स्किल मतलब ट्राई करने के लिए। सो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी पी से स्टार्ट कर सकते हैं। पी कैन बी इनिशिएटिव सेंटेंस, ठीक है। सो दैट सिटी वॉज ओवर क्राउडेड, सिटी जो है ओवर क्राउडेड थी। उसके बाद क्या हुआ, एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग एंड दिस गेव, हाँ, और ये चूंकि लास्ट थी सब शाम की या शाम की, और इसने क्या कर दिया, एक अवसर दिया किसको, तो यहाँ पर पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बैठ रहा है, पी ओ क्यू। अब पी ओ क्यू किस में है देख लीजिए, पी ओ क्यू हमारे पास सेकंड में भी है और सेकंड ही में तो है, सो सेकंड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भाई नहीं कैसे में, बिल्कुल ऑप्शन एलिमिनेट करिए, सबसे आसान तरीका है ना, पी ओ क्यू आर एस, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 भी जंबल सेम है, लिखा है आ में लिखा है कि दीज कैन टर्न। अब दीज आ गया, दोज आ जाए, इसका मतलब इससे पहले कहीं ना कहीं चर्चा की गई है, तो ये तो स्टार्ट नहीं करेगा, यानी ये तो स्टार्ट नहीं करेगा। अब देखो लिखा है ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस, अच्छा ठीक है, ये देखो ये अच्छा वर्ड है, यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। सो बी कैन इनिशिएट पैसेज, है ना, बी स्टार्ट कर सकता है। अब बी से स्टार्ट कर सकता है, तो अगर आप लकी हैं तो देखो एक ऑप्शन है बी से, बी सी डी ए, बिल्कुल ईजी है, बी सी डी ए मैच कर लीजिएगा, और कोई है ही नहीं इसके अलावा, क्योंकि दे लिखा है, दे किसके लिए आया है, और बोल सकते हो ना प्लेसेस के लिए आया है ना, बनाया गया है, तो दे प्लेसेस के लिए आया है। टेलीस्कोप्स आर प्लेस टू द डोम स्पेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, अच्छा ये बिल्डिंग द बिल्डिंग है, तो इसी के लिए आया। इसका मतलब ना तो बी होगा पहले, सॉरी ना सी होगा, ना डी होगा, ना ए होगा, सबसे पहले बी होगा, तो बी इज हमारे थर्ड में है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 देख लीजिए। 32 में यही हाल है, 32 में लिखा है हमारे पास द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च थ्रू आउट नहीं होगा, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होगा, हैज़ बीन नहीं होगा, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। या तो ई से स्टार्ट करो या तो ए से स्टार्ट करो, देखो इतना आसान है, या तो ई से स्टार्ट करो तो ए से स्टार्ट करो। अब दो में ई है, दो में ए है, ये बन जाए की बात है, ये अच्छा हो गया सेंटेंस। देखो ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। आप किससे शुरू करें, तो द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च हैज़ बीन, हाँ यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च। अब यूज़ की जो वर्ब आएगी वो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर हैज़ बीन आया है, यही हमारा हो जाएगा, यानी ए के बाद डी आ जाएगा, ए इनिशिएट करेगा, डी आएगा। ए डी किस में है देख लीजिए, ए डी ऑप्शन नंबर 4th में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4th इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ए डी ई बी सी, है ना, क्योंकि ई से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, ठीक है। अब डी के बाद ई लिख सकते हैं, डी के बाद ई लगा सकते हैं, देख लो एक बार, हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ, हाँ इम्पॉर्टेंस इन द फील्ड, इम्पॉर्टेंस के साथ इन आता है, ये भी देखो लग गया, तो इम्पॉर्टेंस इन यानी डी के बाद ही आ जाएगा, बन गया ऑप्शन नंबर 4th इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 33 देख लेते हैं। 33 में हमारे पास सेम गोज विथ 33 में भी वही आंसर हो जाएगा। हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स वॉट, पीपल्स वॉट। अब पीपल्स के बाद ध्यान दीजिए कौन सा आएगा, पीपल्स वॉट, पीपल के बाद क्या, पीपल्स के बाद क्या, कल्चर होगा, और क्या, पीपल्स ऑब्जर्विंग पीपल्स कल्चर कस्टम एंड लाइफ स्टाइल, और क्या कल्चर लाइफ स्टाइल ये सब हो जाएगा, नहीं पी एस हमारा पेयर बनेगा, पी एस। अब पी एस किस में है, पी एस पेयर सब में है। अब हमको चाहिए इनिशिएट कौन करेगा सेंटेंस, क्योंकि पी एस इसमें भी है, पी एस इसमें भी है, पी एस इसमें भी है, बस इसमें नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4th केवल हम लिमिट कर पाएँ, इस केस में केवल 4th लिमिट कर पाएँ, इसमें नहीं होगा,
पी एस यहाँ पर भी है, पी एस यहाँ पर भी है, पी एस यहाँ पर भी है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इनिशिएट कौन करेगा सेंटेंस को। द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स, हाँ यही तो हो जाएगा। आर के बाद पी आ जाएगा, आर स्टेट इनिशिएट करेगा, आर पी बना लो। सो आर पी हो जाएगा। आर पी किस में है, आर पी तो पहले में ही है। सो आर पी एस क्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 33 का फर्स्ट हो जाएगा आर पी एस क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में लिखा है ए में लिखा है मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट बट मोर चिल्ड्रन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट। ओहो हो, अजीब कहानी बताई गई इसमें। लिखा है बट इट इज़ नॉट एनफ टू ब्लेम। देखो बट आ गया, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जल्दी स्टार्ट नहीं करते हैं तो इनसे अवॉइड किया करो, यानी बी से तो कतई ही नहीं स्टार्ट होगा, और बी से जो पहला ऑप्शन इनिशिएट है यहाँ पर वो गलत हो जाएगा। सो पहला तो खत्म हो गया। अब हमारे पास कौन से बचे हैं, ए यानी कि सेकंड बचा, थर्ड बचा और फोर्थ बचा है, ए सी डी से बचा है। There are more literate people in India today than ever before, but there are also more illiterates than ever before. So ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से डी से ही स्टार्ट करोगे, इनिशिएटिव डी होगा। हाँ, अब डी के बाद क्या हो जाएगा, मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट बट मोर चिल्ड्रन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी इन द टाइम इन द पास्ट। ये दोनों एक दूसरे के रिलेट कर रहे हैं और ये इसको डी को ए एलेबरेट कर रहा है यहाँ पर। सो डी ए होगा। डी ए पेयर है किस में है, डी ए पेयर फोर्थ में है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी राइट आंसर। क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी ए बी सी, डी ए बी सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में हमारे पास सेम गोज है, अब ध्यान से दीजिएगा। 35 में 34 में हमारे पास फोर्थ नंबर होगा डी ए बी सी, और 35 में हमारे पास आंसर सेम हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। इट इज़ दोनों में इट इज़ है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, तो फैमिली की बात कर रहे हैं, स्मॉल फैमिली, यानी सबसे पहले नाउन आएगा। सो सी से स्टार्ट करेगा। सी विल बी इनिशिएटिव सेंटेंस, अ स्मॉल फैमिली इज़ वन विथ पेरेंट्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ज़्यादातर 2 बच्चे और मम्मी पापा, बस ये स्मॉल फैमिली होती है। और इसके बाद सी के बाद ए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, और इसको न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। सो सी के बाद ए, सी के बाद ए। अब सी के बाद ए किस में है, किसी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही में है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है डैश ओ इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे एंड soon got himself elected. The administration of the country, जनरल अयूब खान took over. अब देखो जनरल अयूब खान took over है ना। इसके बाद लिखा है आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड 36 में, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड एस, इसके बाद पी का क्या बनेगा, एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और फिर तुरंत अपने आप को इलेक्ट कराया कहाँ पर, ओ इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद जनरल अयूब खान टुक ओवर व्हाट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, यानी आर के बाद क्यू आएगा, आर के जस्ट बाद क्यू आएगा, आर क्यू और एस स्टार्ट करेगा, एस इनिशिएट करेगा। सो एस इनिशिएट करेगा, आर क्यू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। सो फोर्थ इज गोइंग टू बी राइट आंसर, फोर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। इजी है। नहीं भाई, गलत हो रहा है, एस के बाद पी बन नहीं रहा है कुछ, तो छोटा सा है हल्का फुल्का, वो गलत हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, फोर्थ तो नहीं होगा, एस के बाद पी नहीं बन रहा है। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड व्हाट, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये जो हमें इलेक्टेड पढ़ गए हैं वो ओ के साथ नहीं है बल्कि पी के साथ है, सॉरी, वो ओ के साथ नहीं, पी के साथ है। तो आफ्टर पाकिस्तान यानी कि एस के बाद ओ आना चाहिए, एस ओ और एस ओ है हमारे पास फर्स्ट में। सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 36 का फर्स्ट होगा एस ओ आर फिर क्यू पी। हाँ अब सही है, एस ओ आर क्यू पी। अब देखो मैच कर लूँ, एस लिखा होगा यहाँ पर, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड व्हाट, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद एस ओ आर, जनरल अयूब खान टुक ओवर व्हाट, क्यू, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, पी, एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और बाद में इलेक्टेड हो गया था। ठीक है, उसने अपने हाथों में ले लिया और अब इलेक्टेड हो गया था उसी में, सो इलेक्ट हो गया था। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 36 का फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एस ओ आर क्यू पी, फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं।
अच्छा 37 से हमारे पास फिलर्स है, फिलर्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, बड़ा आसान है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कही गई है यहाँ पर। दैट नेचर स्टेज क्लीन एंड रिच, ये आपने कर लिया होगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पर। पहले में आंसर होगा हमारे पास इंश्योर्स, 37 का इंश्योर्स हो जाएगा। 37 में हमारे पास पहला आंसर हो जाएगा इंश्योर्स। 38 में हमारे पास बज हो जाएगा, यानी कि ऐसी बनबनाहट है, ऐसी कहावत है, ऐसे सुना है कुछ। 39 में हमारे पास 39 पढ़ना पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, नियर हो जाएगा मेरे हिसाब से, नियर हो जाएगा, नियर है ना, स्टार्स में नियर हो जाएगा। 40 में हमारे पास फारलेस हो जाएगा, फारलेस, ठीक है, यानी सेकेंड फारलेस हो जाएगा। और 41 में हमारे पास परसेप्शन हो जाएगा, परसेप्शन, 41 परसेप्शन यानी सेकंड हो जाएगा। आगे पैसेज भी पढ़ लीजिएगा। अगला फिर क्लोज टेस्ट है, ये भी होता है। स्लीपिंग, ड्रीमिंग एंड वेकिंग आर 3 इंपॉर्टेंट डैश एस्पेक्ट्स की बात आई है, तो आप ऑलरेडी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पॉज लेकर पढ़ लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन समझ में आए तो पूछिएगा। चलिए इसके भी ऑप्शन मैच कर लीजिए। 42 में हमारे पास जो होगा एस्पेक्ट्स हो जाएगा, 2 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। और डीप बात कही गई है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। 43 में फोर्थ हो जाएगा डीप। और 44 में जो हो जाएगा वो सेज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की बात कही गई, ठीक है। 45 में अनरियल हो जाएगा, यानी थर्ड हो जाएगा। और 46 में हमारे पास जो हो जाएगा इज गेन्ड, यानी पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की हो जाएगी। सो ये आंसर हमारे पास है। 47 देख लीजिए, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी OWS बताना है हमें, OWS। और OWS किसका, फेयर ऑफ वर्ड्स और ऑफ अ टॉकिंग, बात करने का या शब्दों का जो डर लगे उसे क्या बोलते हैं, तो लोगोफोबिया। यस एग्जैक्टली, लोगोफोबिया। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर, लोगोफोबिया बोलते हैं। लोगो को मतलब पीपल होता है, फोबिया मतलब बोलने का होता है, तो वो भी वर्ड जाएगा लोगोफोबिया, ठीक है, लैंग्वेज से यूज होता है। नेक्रो मतलब होता है ना डेड बॉडीज़ को फियर जो हो उसे नेक्रोफोबिया बोलते हैं। नेक्रोमैनिया वो इंसान होता है जो डेड बॉडी से बोलते स्नेह दिखाए। और नेक्रोफोबिया मतलब होता है डेड या कॉप्स से जो डरे उसे बोलते हैं फियर ऑफ डेथ, नेक्रोफोबिया होता है। क्लेप्टोमेनिया चोरी करने की प्रवृत्ति होती है, फियर ऑफ स्टीलिंग, हाँ, क्लेप्टोफोबिया। और क्लेप्टोमैनिया होता है चोरी करने की प्रवृत्ति। क्लेप्टोफोबिया मतलब चोरी होने की डर, द फियर ऑफ थेफ्ट। फोबिया मीन्स डर होता है ना, मैनिया मीन्स पागलपन होता है, तो मैंने उसी बता दिया। क्लेप्टोमेनिया फ्लो में क्लेप्टोमेनिया होता है चोरी करने की प्रवृत्ति, और क्लेप्टोफोबिया होता है चोरी करने का डर, चोरी होने का डर, द फियर ऑफ थेफ्ट। जीनोफोबिया, जीनो मतलब होता है मतलब बाहरी, विदेशी, फॉरेनर, उन्हें बोलते हैं जीनो। तो जीनोफोबिया मतलब विदेशी लोगों से, विदेशी कल्चर से डर लगना, उसे बोलते हैं जीनोफोबिया, यानी कि फियर या हेटेड ऑफ फॉरेन पीपल एंड कल्चर्स, उनको बोलते हैं जीनोफोबिया। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। विद दिस हमने ये ST कंप्लीट कर लिया। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।